एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें हमने RBI पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। पिछली 2 वीडियो RBI के बारे में बनी है जिसमें RBI की फुल जानकारी आपको दी गई है ना। उसमें नोटों का निर्गमन भी बताया गया है, नोट प्रिंटिंग प्रेस बताई गई है और टकसाल बताई गई है, मिंट वगैरह सब चीज़ बताई गई है। उसमें एक चीज़ छूट गई है, उसे यहाँ थोड़ा देख लीजिए कि जो नोटों का निर्गमन है, निर्गमन का आधार क्या होता है। इंडिया में जो नोट निर्गमन का आधार है जो पहले होता था, ठीक है, वो था आरक्षित कोष प्रणाली। आरक्षित कोष प्रणाली जिसमें न्यूनतम 400 करोड़ का कोष रखना होता था, ठीक है। 400 करोड़ में कैसे रखते थे? 400 करोड़ में 215 करोड़ का भारतीय रुपया या सोना होता था ना। 215 करोड़ का तो ये था और बाकी 185 करोड़ का विदेशी मुद्रा होती थी, ठीक है। न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली में ये पहले अपनाया जाता। अब ये ना अपना के अब जो सिस्टम अपनाया जा रहा है वो अपनाया न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली। नोट निर्गमन करने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। अब 200 की जगह इसमें तो ये था, अब इसे अगर मैं हटा दूं, है ना, न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली की बात करूँ तो इसे आधा कर दिया गया है। 400 की जगह 200 कर दिया गया। 200 में 215 करोड़ की जगह 115 करोड़, 100 करोड़ यहाँ कम किए गए और 185 करोड़ की जगह सिर्फ 85 करोड़। 115 और 85 करोड़ ये है। 115 करोड़ भारतीय रुपया या सोना है और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा है, ठीक है। ये नोट निर्गमन का आधार ये है भारत में। ये थोड़ा सा मिस हो गया था तो आप यहाँ से देख लीजिए। उसके अलावा आपका RBI सब पूरा क्लियर है। आज बैंक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं आज बैंक के बारे में चार्ट बनाया हुआ है मैंने। आज हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो कंटिन्यू आप तक पहुंचती रहे, इकोनॉमिक की पूरी सीरीज आपको मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए शुरू करते हैं आज बैंक, है ना। बैंक जो होता है, बैंक किसे कहते हैं? RBI समझा, RBI बैंकों का बैंक है ना। सब बैंक RBI के अंडर में ही आते हैं। लेकिन ये बैंक है क्या? तो बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं, ठीक है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही होता है बैंक, लेकिन उस संस्था कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण, जनता से पैसा लेगी भी। अब जनता के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो बैंक में जाकर जमा कर देते हैं, वहाँ सिक्योर भी रहता है और कुछ इंटरेस्ट भी आपको मिल जाता है और जनता को ऋण भी देते हैं। अगर जनता को पैसे की ज़रूरत है तो बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके ऋण प्रदान कर देती है। नॉर्मली यही काम बैंक का होता है, जनता से जमाई प्राप्त करना और जनता को ऋण प्रदान करना, ठीक है जी। अगर हम बैंकों के इतिहास की बात करें तो आपको पता होगा सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम में 1770 में सबसे पहला बैंक आया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। चार्ट की वजह से थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे, नोट कर लेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, पूरी तरह से अंग्रेजी था, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, 1881 में आया अवध कमर्शियल बैंक जो कि अंग्रेज और भारतीय दोनों के द्वारा, दोनों थे, अंग्रेज और भारतीय दोनों के सहयोग से बना था। और फिर बात करें 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, है ना, लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया पूर्णतः भारतीय बैंक, है ना। 1894 में जो पंजाब नेशनल बैंक बनाया, पहला सबसे पहला बैंक, अगर भारतीय बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक है जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया था, है ना, पूर्णतः भारतीय बैंक है। फिर यह बैंक जो होता है, ये आप थोड़ा ये चीज़ समझें, ठीक है जी। तो बैंक है, 2 प्रकार के बैंक होते हैं, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, एक होता है शेड्यूल्ड बैंक, है ना, गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक कोई बैंक नहीं होते, इनकी ये सिर्फ 4 जिलों तक खोल सकते हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं, इनका जो है सिर्फ 4 जिलों तक, 4 जिलों तक, राज्य नहीं, सिर्फ 4 जिलों तक इनकी पहुँच होती है, किसी काम के ये नहीं होते हैं, ठीक है। आजकल चलन में बहुत कम होते हैं, बल्कि अगर बात करें हमारे नॉर्थ इंडिया में तो है ही नहीं, है ना। ऐसे ज़्यादातर जो मिलते हैं साउथ में होते हैं, साउथ में कहीं कहीं आपको मिलेंगे, ठीक है जी। हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक, ये होते हैं मेन बैंक
शेड्यूल्ड बैंक है ना, आरबीआई के अंडर में काम करते हैं सारे बैंक, जो है बैंक काम करेंगे आरबीआई के अंडर में करेंगे। इन बैंकों का बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है, वो आप पढ़ चुके हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक होते हैं, है ना, थोड़ी पूंजी से इनका निर्माण हो जाता है और इनका लेन देन भी लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहता है, लिमिटेड मात्रा में ये लेन देन करते हैं। हालांकि अर्बन के लिए अलग होते हैं, रूरल के लिए अलग होते हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन इनका चलन भी आजकल घट रहा है ना। और है क्या मेन जो चीज़ होती है कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक जो यानी विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक। विदेशी बैंक कैसे, मतलब जो विदेश के हैं विदेश के, उनकी जो मेन ब्रांच है वो विदेश में है, लेकिन उसकी वो काम यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ आरबीआई के जो नियम है वो उन्हें फॉलो करने होंगे, आरबीआई के अंडर में ही ये काम करेंगे। इसका एक उदाहरण है सिटी बैंक, ठीक है, CITY सिटी बैंक आपने देखा पूरी तरह से विदेशी बैंक है ना। सिटी बैंक की जो स्थापना हुई है वो न्यूयॉर्क में हुई है 1812 में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। लेकिन यहाँ भी अभी काम करता है, समझिए। सिटी जो आपका सिटी बैंक है ना, सिटी बैंक एक तरह से बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये विदेशी बैंक के उदाहरण है, लेकिन इंडिया के अंदर काम करते हैं। यहाँ कोई भारतीय खाता खुलवा सकता है, ठीक है, लेन देन कर सकता है। जनरली जो बिजनेसमैन जो इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, है ना, उनके खाते यहाँ पे खुले होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट बैंक की, है ना। प्राइवेट ये बात विदेशी बैंक आप समझ गए, फॉरेन बैंक। अब प्राइवेट बैंक की ऐसी बात करते हैं जिनका स्वामित्व तो निजी होगा, है ना, स्वामित्व यानी मालिक उनके निजी होंगे, हालांकि करेंगे आरबीआई के कंट्रोल में ही काम करेंगे, जनता से जमा प्राप्त करेंगे, जनता को ऋण भी प्रदान करेंगे, सारी जो फैसिलिटीज होंगी वहाँ से निजी स्वामित्व है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, लेकिन काम आरबीआई के अंडर में ये भी करेंगे, है ना। सबसे बड़े विदेशी बैंक आप समझ ही गए हैं, इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं जगह की वजह से। प्राइवेट बैंक की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक में सबसे जो बड़ा बैंक है ICICI ना, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इसकी स्थापना 1994 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है हेड क्वार्टर वो बड़ोदरा है, क्या बड़ौदा, ठीक है जी। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक है, ठीक है। उसके बाद HDFC, निजी क्षेत्र की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसके बाद अगला बैंक क्या है ये लिखा हुआ है यहाँ से चार्ट में, थोड़ा और HDFC हाउसिंग एंड डेवलपमेंट HDFC हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है जी। इसकी स्थापना 1994 में हुई है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस बैंक की, प्राइवेट क्षेत्र की हम बैंक की बात कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट बैंक है, और भी बहुत जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, ये हुए प्राइवेट बहुत सारे बैंक है। एक्सिस बैंक ना, एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 में UTI के रूप में हुई थी। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। उसके दो पार्ट तब से काम कर रहे थे, एक तो UTI आपका UTI म्यूचुअल फंड था, और एक UTI बैंक। तो जो UTI बैंक है यही 2007 से एक्सिस बैंक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इसका ही नाम एक्सिस बैंक यहाँ से कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह अहमदाबाद, हेडक्वार्टर अहमदाबाद, आप नोट कर सकते हैं, अहमदाबाद में है जी, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट बैंक भी आपका ख़त्म हुआ, फॉरेन बैंक ख़त्म हुआ, प्राइवेट बैंक आपका ख़त्म हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं RRB रीजनल रूरल बैंक, ठीक है जी। RRB क्या होता है? RRB रीजनल
रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, जो कि इनका कोऑपरेटिव बैंक की जगह लेता जा रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनमें क्या होता है जी, देखो नाम से पता चला कि क्षेत्र विशेष में खोले जाएंगे ना, पूरे देश के लिए में इनकी शाखाएं नहीं होती, कुछ विशेष क्षेत्र विशेष में होते हैं। जैसे आप देखते हैं प्रथमा बैंक है ना, ये जनरली काम प्रथमा बैंक, हालांकि पीएनबी में अब इनका विलय हो चुका है। प्रथमा बैंक ये काम कहाँ करता है, ये मुरादाबाद और रामपुर क्षेत्र में, मुरादाबाद और रामपुर यूपी में, यूपी के मुरादाबाद और रामपुर क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है ना, उत्तराखंड के विशेष एरिया में काम करता है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक में क्या होता है, इनका एक प्रवर्तक बैंक होता है, इसकी हेल्प से ये काम करते हैं, ठीक है। इनकी स्थापना की अगर हम बात करें, आरआरबी की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर है ना, गांधी जी के जो जयंती है 2 अक्टूबर, क्योंकि गांधी जी आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा पक्षधर थे, ग्रामीण एरिया के ही ज़्यादातर बैंक होते हैं। तो 2 अक्टूबर 1975 को है ना इन आरआरबी की स्थापना की गई थी, तब जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तब इनकी स्थापना की गई थी। टोटल इनकी संख्या 196 है जी, ठीक है। और 1987 में 1987 में केलकर समिति ने कहा कि इनकी संख्या अब नहीं बढ़ेगी। केलकर समिति ने कहा इनकी संख्या मत बढ़ाओ, इनकी ब्रांच बढ़ाओ, अगर बढ़ानी है तो इनकी ब्रांच इन शाखाएं बढ़ाओ, इनकी संख्या मत बढ़ाओ। 196 है, 196 इन चीज़ को रहने दिया जाए, ठीक है। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आप ये जानते हैं सबसे ज़्यादा इस तरह के बैंक जो है वो यूपी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आरआरबी है, आरआरबी सबसे ज़्यादा है। और गोवा और सिक्किम, 2 स्टेट है, गोवा और सिक्किम, जहाँ एक भी कोई भी आरआरबी नहीं है ना, एक भी आरआरबी नहीं है, रीजनल रूरल बैंक एक भी नहीं मिलेंगे गोवा और सिक्किम, और सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं काम किस हिसाब से करते हैं, इसमें साझेदारी किस किस की होती है। तो जी इसमें केंद्र सरकार की भी साझेदारी होती है, केंद्र सरकार पूरी 50% है ना, 50% इसके प्रॉफिट का केंद्र सरकार में जाता है। इन्वेस्टमेंट करना हो तो 50% केंद्र सरकार ही करती है, ठीक है, पूरा 50%। उसके बाद 35% जो है वो इनका प्रवर्तक बैंक होता है, प्रमोशनल बैंक जो होता है, प्रवर्तक बैंक वो करता है। हर एक बैंक का एक इनका प्रवर्तक बैंक होता है जिसकी हेल्प से काम करते हैं, है ना, ठीक। एक प्रवर्तक बैंक होगा, और उसके बाद जो 15% है वो राज्य सरकार, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। 15% इसमें राज्य सरकार काम करती है, ठीक है। इस तरह से एक चीज़ काम करता है आरआरबी, इस चीज़ को आप समझ गए। अब आरआरबी को भी है ना, आरआरबी समझ गए। तो अगली बात करते हैं कमर्शियल बैंक की बात करें। सबसे पहले हमने फॉरेन बैंक देखा था यहाँ से, फॉरेन बैंक, फिर प्राइवेट बैंक देखा, उसके बाद आरआरबी देखा। आरआरबी के बाद हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक, ठीक है, ऐसे बैंक जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर के बैंक बोलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक में सबसे बड़ा बैंक आप जानते हैं एसबीआई, एसबीआई पब्लिक सेक्टर के बैंक, एसबीआई से बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। सबसे ज़्यादा ब्रांच एसबीआई की होगी, सबसे ज़्यादा एटीएम इसके लगे हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सीधा एसबीआई आप डाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा काम इसका सबसे ज़्यादा कस्टमर इसके पास है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ इसके पास रहती है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है, इसकी भी पूरी हिस्ट्री है, उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। हिस्ट्री क्या है कि आप जानते हैं कि 4 बैंक थे जब अंग्रेजों के टाइम में बने थे। बैंक ऑफ बंगाल, यहीं से देख सकते हैं 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर 1840 में, 1806 के बाद 1840 में बैंक ऑफ, देखो बंगाल यानी कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर वो बना। फिर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, 4 मेट्रो सिटी होती है, इसमें दिल्ली छोड़ दो, बाकी तीनों के में एक एक बैंक बने थे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, फिर जी 1843 में 3 साल बाद ही बना है बैंक ऑफ मद्रास, जिसे चेन्नई भी कहते थे। इन्हें 3 बैंक की स्थापना हुई थी। अब इन 3 बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक बना, इस बैंक का नाम दिया गया इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, ठीक है। एक इसमें पूरी तरह से प्राइवेट बैंक ही थे ये सब चीज़। इंपीरियल बैंक बना, और उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तब भी इंपीरियल बैंक के नाम से चलता रहा, ठीक है। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, इस बैंक का, इस चीज़ का हम राष्ट्रीयकरण करते हैं, ठीक है।
तो जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था देश में वो इस इंपीरियल बैंक का हुआ, ठीक है जी। जो इंपीरियल बैंक 1921 में बना, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और किस समिति की सिफारिश पर? गोरवाला समिति, ठीक है जी। तो गोरवाला समिति की सिफारिश पर, गोरवाला, ये भी आ सकते हो, तो गोरवाला समिति की सिफारिश पर, है ना, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण आप जानते हैं कि इसे सरकारी बना दिया गया ना, जो ये इसके खर्चे वर्चे थे जो मालिकों को दिए गए, कस्टमर सब सरकारी हो गए, ठीक है। सरकार ने कहा कि आपसे खाते धारक तो खाते उनके भी रहेंगे, अब सरकारी के अंडर में आ गए, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका नाम कर दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई जी, ठीक है। और उसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक। उसके बाद बात करते हैं IDB की। SBI के ऊपर वो समझिए SBI, और अगर आप जानते हैं जब ये हुआ था तब उसके 8 सहयोगी बैंक भी थे। इसी का एग्जाम के हिसाब से आप जा सकते, जैसे स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, कुछ इस तरीके से करके 8 बैंक थे जिनका धीरे धीरे SBI में विलय होता चला गया। 2017 तक है सभी बैंकों का 8 के 8 बैंकों का SBI में विलय हो गया। अब SBI का कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है, ठीक है। इनका भी इसमें विलय हो गया। अब SBI के बाद बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अगले बैंक की, तो है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में हुई, 1964 में। और मुंबई, SBI की तरह मुंबई में इसका भी हेड क्वार्टर है, अक्सर पूछ लिया जाता है हेड क्वार्टर। उसके अलावा और कौन से बैंक हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर में आते हैं? तो इसके बाद नेशनलाइज्ड जितने भी बैंक हैं, इसके अलावा जो नेशनलाइज्ड बैंक जितने भी हैं, इसके अलावा जो नेशनलाइज्ड बैंक है वे आएंगे, ठीक है। एक तो स्टेट बैंक है ही नेशनलाइज्ड बैंक, इसके अलावा जो भी बैंक नेशनलाइज्ड है। नेशनलाइज्ड क्या होता है? राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकरण की एक कहानी समझ लेती है यहाँ से, तो सब समझ में आपका यहाँ आपको आ जाएगा। देखो क्या होता है, पहले आप जानते हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, फिर अवध कमर्शियल बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक हुआ जो पूरी तरह से भारतीय बैंक था, ठीक है। उसके बाद वे 4 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। इनका सबको मिलकर उनसे किस में इंपीरियल बैंक बना, और इंपीरियल बैंक का पहला राष्ट्रीयकरण 1955 में, 1 जुलाई 1955 में करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, एक राष्ट्रीयकृत बैंक आ गया। उसके अलावा फिर सरकार ने जब धीरे धीरे देश में प्रगति हुई तो सरकार ने कहा कि नहीं, कुछ बैंकों का और राष्ट्रीयकरण करते हैं। तो जो पहला राष्ट्रीयकरण किया गया, मेजर राष्ट्रीयकरण किया गया, स्टेट बैंक का तो हो ही गया 1955 में। उसके अलावा जो पहला मेजर राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया 1 जुलाई 1969 को, ठीक है, 1969 को जो पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जुलाई 19 जुलाई, डेट बिल्कुल याद रखेंगे, पूछ लेता है कभी कभी, डेट में पूछ लेता है ना, जुलाई 10 जुलाई 19 जुलाई ये जुलाई, तो 19 जुलाई 1969 को 1969 में बहुत सबसे बड़ा जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया 14 बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण मतलब उन्हें सरकारी किया गया 14 बैंकों का। वे कौन से बैंक थे? वे बैंक थे जिनकी जो पूंजी थी, जो कैपिटल थी वो 50 करोड़ से अधिक थी, 50 करोड़ से अधिक की पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं हम 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वे बैंक थे जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, 200 करोड़ से अधिक पूंजी वाले जो बैंक थे, ठीक है। तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को कर दिया गया। पहला राष्ट्रीयकरण 1969 को किया गया, पहला बड़ा राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का
किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। ठीक है जी। जो ये राष्ट्रीयकरण हुआ तो अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 14 और 6 20 और एक पहले स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण था। तो कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या भारत में हो गई थी, यहाँ से बात करते हैं, एक तो स्टेट बैंक था ही, है ना, फिर 14 बैंकों का एक हुआ और 6 बैंक हो गए, तो 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे पास हो गए थे, है ना। लेकिन क्या हुआ जी, कुछ समय बाद ही जो हमारा दो बैंक थे, इसमें से एक था हमारा विजया बैंक और एक देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक, है ना, इनका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। इन दोनों का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है। जब इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया तो राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी रह गई? 19, है ना। फिर दो बैंकों किसी और के 17 रह गए और फिर 2017 में बहुत बड़ा, आप जानते हैं, राष्ट्रीयकरण हुआ है, मतलब विलय हुआ है बैंकों का। विलय होने के बाद अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल 12 बची है ना, स्टेट बैंक सहित। स्टेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी बची है? 12। जानते हैं कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? अब तो जो पब्लिक सेक्टर में बात करते हैं तो SBI है सबसे बड़े बैंक, IDB है, IDB के हाल कुछ नेशनलाइज बैंक है जो कि स्टेट बैंक को मिला ले तो 12 हैं, नहीं तो कितने हैं? 11 है। राष्ट्रीयकृत बैंक की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में राष्ट्रीयकृत बैंक की बात हम कर रहे हैं। IDB है लेकिन वो राष्ट्रीयकृत नहीं है। SBI है राष्ट्रीयकृत और उसके अलावा 11 बैंक और है, टोटल 12 बैंक राष्ट्रीयकृत है। जितने नेशनलाइज बैंक है सारे पब्लिक सेक्टर में आनी है। तो कौन से बैंक है जी? सबसे एक पहला बैंक है PNB, है ना, पंजाब नेशनल बैंक। दिल्ली में इसकी जो दिल्ली इसका हेडक्वार्टर से याद रखते चले जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। दूसरा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जी, है ना, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, गुजरात में हेडक्वार्टर है। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB होता है, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसके अगर पूछ लिया जाता है हेडक्वार्टर तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया BOI मुंबई में हेडक्वार्टर है। उसके बाद CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर इंडियन बैंक, आप जानते हैं इलाहाबाद बैंक का मर्जर भी इंडियन बैंक में कर दिया गया था, है ना, इलाहाबाद और इंडियन बैंक दोनों एक ही है। इंडियन बैंक के नाम से चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, चेन्नई याद रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर। फिर कैनरा बैंक बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हाँ सही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है। यूको बैंक कोलकाता में हेडक्वार्टर है ना। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ की पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और एक पंजाब एंड सिंध बैंक, है ना, सबसे आखिरी बैंक कौन सा है? पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली। कुल मिलाकर इस तरह SBI सहित 12 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है ये सब पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, ठीक है। मुझे आपकी ये चीज़ समझ में आई है सब चीज़ें। जो बैंक है, बैंक आपके जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक 4 जिलों तक ही जा सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव अर्बन और रूरल होते हैं। और कमर्शियल में आपके फॉरेन बैंक भी होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, RRB रीजनल रूरल बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे, SBI होगा, IDB होगी। और जो नेशनलाइज जितने भी बैंक है वो आगे नेशनलाइजेशन की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है, ठीक है जी। इससे आपको पूरा बैंक का आइडिया यहाँ से हो गया है। इसके अलावा क्या होता है बैंक में, थोड़ा वो भी चीज़ हम आप समझते चलते हैं साथ के साथ, है ना। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। तो इसके बाद बैंक के बारे में जितनी चीज़ें हैं ये सब खत्म करते हैं। उसके बाद चेक वगैरह रह जाएगा, उसे अगली वीडियो में देखेंगे। चेक क्या होता है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, सब अगली में देखते हैं। फिलहाल बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं एक राष्ट्रीय महिला बैंक भी खुला था यहाँ से, राष्ट्रीय महिला बैंक,
भारत में बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला बैंक भी एक बार खोला गया था। इनकी ये खुला था 9 नवंबर सन 2013 में। ठीक है, इन राष्ट्रीय महिला बैंक की क्या खास बात थी कि इसमें जो खाता धारक थी, जो खाता खुलता था, खाता धारक सिर्फ महिलाएं हो सकती थी। ठीक है, स्टाफ तो चाहे कोई भी हो चाहिए मिला के, लेकिन जो खाता धारक, जो अकाउंट खुलेगा सिर्फ महिलाओं का खुलेगा। ठीक है, ये योजना भारत में सफल नहीं हो पाई। आप जानते हैं कि महिला कहाँ बैंक में जमा करती है ना, उनकी तो अलग एक गुल्लक होती है जमा करने की। यहाँ भारत में महिला ज़्यादा नहीं आ पाई, तो योजना यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उसका विलय कर दिया गया फिर SBI में, है ना, सब चीज़ SBI में चल जाती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय महिला बैंक की बात करें तो सबसे पहले 1989 में पाकिस्तान ने ये शुरुआत की थी इसकी, और वहाँ का बैंक आज भी चल रहा है। ठीक है जी, जो पाकिस्तान का बैंक था राष्ट्रीय महिला बैंक 1989 में जो चला था, वो आज भी चल रहा है। तंजानिया ने इसके बाद तंजानिया लाया, तंजानिया अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, वहाँ लाया, वहाँ भी आराम से चल रहा है। लेकिन भारत वाला पूरी तरह विफल हो गया महिला बैंक। ठीक है जी, तो और उसका विलय SBI में फिर किया गया था। इस चीज़ को आप याद रख सकते, 2013 में हुआ था और जल्दी ही ये बंद भी हो गया। इसके अलावा देखते हैं आप, एक होता है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो अभी तक जितनी भी चीज़ थी, जितने बैंक थे, सारे RBI के अंडर में काम करते थे। लेकिन NBFC एक ऐसी चीज़ है जो RBI है से थोड़ी बाहर होती है, RBI से अलग काम ये कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, इसलिए बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आज के टाइम में NFCs बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना। NFCs हैं, ये भी आम जनता को आसानी से ऋण प्रदान कर देती है और RBI के नियम भी इस पर लागू नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, है ना, ये चल रही है, इजीली लोन दे रही है और RBI के नियमों से बहुत हद तक मुक्त है ना। और उसके अलावा अगर बात करते हैं बजाज फाइनेंस, ठीक है जी, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा ना फाइनेंस जो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, है ना, ये सब क्या हैं आपके NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये भी काम करती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। क्या होते हैं जी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। हालांकि बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ही है जो कि RBI के अंडर में काम करता है, लेकिन हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको समझ लेने चाहिए। ठीक है, दो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम क्या होता है? एग्जिम नाम से पता चल रहा है, EX का मतलब है एक्सपोर्ट और IM का मतलब है इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो होता है उसे एग्जिम बोलते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई, जो भी ऋण प्रदान करता है। लिंक किसके लिए? आयात और निर्यात के लिए, माल खरीदना और बेचने के लिए, है ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। तो उधर से इसका नाम लिया गया एग्जिम। ठीक है जी, 1982 में इसकी स्थापना हुई, इतना आप याद रख सकते हैं। हाँ, हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं जो कि मुंबई है। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है जी, उसके अलावा हम दूसरे, एग्जिम बैंक हो गया। दूसरा होता है नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड में NA एक चीज़ है, B देखो NA से बनेगा नेशनल, B से बैंक, नेशनल बैंक। फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं ये, ठीक है, आती है एग्जाम में अक्सर। नेशनल बैंक फॉर, ए से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, ए से एंड, आर से रूरल डेवलपमेंट। जैसे नाम से पता चला नेशनल बैंक है, लेकिन इसके लिए एग्रीकल्चर और रूरल में ग्रामीण, कृषि और ग्रामीण के लिए, है ना। ये ऋण प्रदान करता है कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान यह चीज़ करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड की भी 82 में, यहाँ भी 82 में स्थापना हुई है। और क्या वित्तीय संस्था है भी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी वित्तीय
संस्था है जी। और हेडक्वार्टर की बात करें, वही हेडक्वार्टर इनका मुंबई है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ गए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं, एटीएम। बैंकों में जो एटीएम जो होता है, एटीएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख ले। एटीएम होता क्या है? एटीएम है ना, एटीएम पैसे निकालते हैं, जगह जगह एटीएम मशीन है, बैंकों के बाहर है, अलग अलग भी चीज़ होती हैं। पहली बात तो एटीएम की फुल फॉर्म समझते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है जी। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में, जो एटीएम की स्थापना हुई है 1967 में हुई है। जॉन शेफर्ड वार्नेस, नाम याद रख सकते हैं, जॉन शेफर्ड वार्नेस ने ये एटीएम मशीन लाई थी। लेकिन हम भारत की बात करते हैं, भारत में तो भारत में एटीएम कब आया जी? ये एटीएम आया 2004 में। और कौन लाएगा? जाहिर सी बात है एसबीआई के सिवा और कौन लाएगा सर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एटीएम है भी एसबीआई की। 2004 में एसबीआई लाया। और कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? कोची में झनकार स्टीमर में लगाया गया था। जो कोची में झनकार नाम का एक स्टीमर था, सबसे पहले वहाँ पर एटीएम को लगाया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मेरे हिसाब से हमने सारा महिला बैंक कर लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ लिया, NBFC पढ़ लिया, एग्जिम बैंक, नाबार्ड में जो पढ़े हैं, और एटीएम वगैरह भी यहाँ से पढ़ ली। बैंक हमने देख लिया, दो तरह के बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, शेड्यूल में क्या है, नॉन शेड्यूल में क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हमने समझ लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण समझ लिया, कुल राष्ट्रीयकृत बैंक जो आप 12 बचे हैं वे चीज़ समझ चुके हैं। यहाँ पर पूरा जो बैंक का एक स्ट्रक्चर है, बैंक का काम है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है ना। अगली वीडियो में फिर समझते हैं चेक वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।